नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार सिंह विजुअल आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पॉलिटी की क्लास हम लोगों की चल रही थी और पॉलिटी की क्लास के तहत हम लोग फंडामेंटल राइट पर चर्चा कर रहे थे। पिछले दिनों हम लोग आर्टिकल 12 और 13 पर चर्चा किए थे और इसी कड़ी को आज हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आज हम लोग समानता के अधिकार, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18 तक इसकी चर्चा की गई है। 14 से 18 समानता के अधिकार के तहत हम लोग आज आर्टिकल 14 की चर्चा करेंगे। आर्टिकल 14 क्या कहता है इस संदर्भ में? तो आर्टिकल 14 के साथ कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता, के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, से वंचित नहीं करेगा। अब यहां पर हम देख रहे हैं, राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ विधि के समक्ष समानता और विधि के का समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहां पर सर्वप्रथम देखते हैं व्यक्ति। व्यक्ति का अर्थ हुआ कोई भारत का नागरिक हो, चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो। यहाँ पर ये सभी लोगों के लिए है, चाहे वो देश का नागरिक हो, चाहे बाहरी हो, विदेशी हो। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता अर्थात विधि के समक्ष सभी समान है, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये मूलतः अब यहां पर हम लोग समझते हैं विधि के समक्ष समानता, के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, और विधि का समान संरक्षण। इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ and equal protection of law, equal protection of law, of law। विधि के समक्ष समानता, ये बातें हमने कहां से लिया है? ये बातें हमने ब्रिटेन से लिया है। ब्रिटेन में किन से लिया है? हमने डायसी से लिया है। डायसी के कहां से लिया है? विधि के शासन, विधि के शासन से लिया है, अर्थात रूल ऑफ लॉ से लिया है। इक्वलिटी बिफोर लॉ में कहा गया है कि सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ, सभी के साथ, सभी के साथ समान व्यवहार, समान व्यवहार अर्थात भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा।
सभी के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। विधि का समान संरक्षण, ये मूलतः अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका इससे अरस्तु से लिया है, और इसमें कहा गया है समानों के साथ समान व्यवहार एवं असमान के साथ असमान व्यवहार। ठीक। अब विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। विधि के समक्ष समानता, अच्छा, तो यहां पर तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात सबके साथ समान व्यवहार। विधि का समान संरक्षण के तहत, समान संरक्षण के तहत जो अरिस्टोटल का आनुपातिक न्याय की बात की गई है, यहीं पर की गई है कि समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार, अर्थात तर्कसंगत रेशनल लेवल पे हम भेदभाव कर सकते हैं। तर्कसंगत आधार पर भेदभाव कर सकते हैं, भेदभाव कर सकते हैं। जैसे भारत में जो आरक्षण का प्रावधान है, आरक्षण का प्रावधान इसी के तहत किया गया है। तर्कसंगत आधार पर, अर्थात मान लेते हैं कि भारत में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया है वो क्यों किया गया है। ये इस कारण किया गया है कि अभी हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। लोकतंत्र से पहले देखते हैं यहाँ अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन से पहले हमारे यहाँ राजतंत्र था। तो राजतंत्र में जो लोगों की मूल समस्या थी, गरीब, बीमारी, भूखमरी, अगर और लोग वहाँ से राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ प्रयाण किए, उसकी तरफ मूव किए, अगर उनकी मूल समस्याओं का समाधान जैसे राजतंत्र में वो समस्याग्रस्त थे, उसी तरीके से अगर लोकतंत्र में भी समस्याग्रस्त रहे तो आखिर इस तंत्र के बदलाव का उनके जीवन के लिए क्या अर्थ रहेगा। निश्चित रूप से अगर तंत्र का बदलाव हुआ है, शासन प्रणाली का बदलाव हुआ, तो निश्चित रूप से उनको कुछ लाभ मिलना चाहिए। दूसरी बात कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं होता तो लोग समस्या का समाधान करने के क्या करते हैं, वैकल्पिक रास्ता अख्तियार करने लगते हैं, विकल्प देखने लगते हैं कि आखिर हमारी समस्या का समाधान किस रास्ते से मिलेगा। अगर यहाँ पर इस लोकतंत्र में भी इनकी समस्या का समाधान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, वो दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे। तो चूंकि आरक्षण हमारे देश में वैसे वर्गों को दिया गया है जो वर्षों से वो पिछड़े रहे हैं, उनका शोषण होता रहा, तो अगर वो इसी तरीके से पिछड़े रहे, उनका शोषण होता रहे, तो तंत्र अर्थात शासन प्रणाली में बदलाव का कोई अर्थ नहीं रह पाएगा। दूसरी बात, चूंकि वो पिछड़ेपन के कारण उस समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाते, देश में अपना योगदान नहीं दे पाते, तो समाज की मुख्य धारा में वो अपना योगदान दे सके, देश के विकास में अपना योगदान दे सके और वो अपना खुद का सर्वांगीण विकास कर सके, इसलिए उनके लिए क्या है, आरक्षण आवश्यक है। ये हमने रेशनल आधार पर दिया है, हमने ये तर्कसंगत आधार पर दिया है। जैसे देखते हैं बिजली बिल, बिजली की दर, अब ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का दर कम होता है, लेकिन जो देखते हैं शहरी क्षेत्र में जहाँ पर विशेषकर उसका कॉमर्शियल उस क्षेत्र में यूज किया जाता है, वहाँ पर दर क्या होती है, वहाँ पर दर इसकी ज़्यादा होती है। या यूनिवर्सिटी में देखते हैं कि वैसे लोगों को हॉस्टल की सुविधा दी जाती है, अर्थात शिक्षा जैसे पड़ोस के अगल बगल के लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसी तरीके से शिक्षित दूर के भी लोग हो, जहाँ से यूनिवर्सिटी कॉलेज दूर पड़ता है, तो वो भी उनके समान ही शिक्षा प्राप्त कर सके। तो उनके लिए हम क्या करते हैं, उनके लिए विशेष प्रयास करते हैं तर्कसंगत आधार पर कि उनको हॉस्टल की सुविधा देते हैं। या
पहाड़ी क्षेत्र पर देखते, पहाड़ी क्षेत्रों में कि वहाँ का जीवन क्या है, जीवन बहुत दुर्गम दुर्गम है, जीवन बहुत ही दुर्गम है। तो उन लोगों को भी देखते हैं कि आरक्षण में प्रावधान किया गया है कि उन लोगों को भी कुछ आरक्षण मिलना चाहिए। तो यहाँ विधि के समक्ष समानता के तहत इसमें क्या किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। विधि के समान संरक्षण के तहत देखते हैं कि तर्कसंगत आधार पर हम भेदभाव कर सकते हैं। अब इससे एक बात उभर के आई कि ये दोनों आपस में विरोधाभासी नहीं है, ये दोनों आपस में विरोधाभासी तो नहीं है। तो नहीं है, कहेंगे नहीं, दोनों मिलकर हमें समान न्याय तक पहुंचाते हैं, हमें समान न्याय तक पहुंचाते हैं, अब है कि समान न्याय तक, तो अर्थात ये दोनों मिलकर ये प्रयास करते हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जो कॉमन इंटरेस्ट है, तो चाहे वो मजबूत हो या कमजोर हो, अमीर हो या गरीब हो, कॉमन इंटरेस्ट सबका फुलफिल हो, और इस सभी लोगों का कॉमन इंटरेस्ट फुलफिल हो, तो ये दोनों मिलकर उस कॉमन इंटरेस्ट को फुलफिल प्राप्त सभी लोगों को प्रदान करके जो कॉमन जस्टिस है, समान न्याय है, उसकी प्राप्ति में अपना योगदान करते हैं, जैसा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसके अपवाद कौन है। आर्टिकल 14 के अपवाद। आर्टिकल 14 के अपवाद देखते हैं कि विदेशी राजदूत, यूएनओ के कर्मचारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए इत्यादि, ये अपवाद हैं। किसके? आर्टिकल 14 के। कौन कौन अपवाद हैं? ये विदेशी राजदूत हैं, जो यूएनओ के कर्मचारी जो भारत में नौकरी कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी और एमएलए, ये सभी आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। अब बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15(1) के तहत क्या कहा गया है? आर्टिकल 15(1) के तहत कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वंश, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर इत्यादि के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा। राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म हो, जाति हो, वंश हो, लिंग हो, जन्मस्थान हो इत्यादि के आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15(2) के तहत क्या कहा गया है? कोई भी व्यक्ति किसी के साथ धर्म,
जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर सार्वजनिक स्थानों पर, ये सार्वजनिक स्थान क्या हो गया? स्कूल, कॉलेज, मंदिर या ऐसी कोई भी जगह पर, ऐसी कोई भी जगह पर भेदभाव नहीं करेगा, नहीं करेगा। आर्टिकल 15 एक राज्य के संदर्भ में है कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) है, ये व्यक्ति के साथ है कि कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इन आधारों पर, धर्म हो, जाति हो, लिंग हो, वंश हो, जन्म स्थान हो, इसके आधार पर किसी भी प्रकार से सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसमें युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है। इसमें क्या है? युक्तियुक्त प्रतिबंध भी है। क्या है युक्तियुक्त प्रतिबंध? कि मान लेते हैं कि कोई स्वास्थ्य को लेकर, जैसे कोरोना के दरमियान देखते हैं कि लोगों को रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि ये संक्रमित बीमारी थी और इसके संक्रमण से ये फैलने का खतरा था। लेकिन कोई बीमार व्यक्ति कोरोना से संक्रमण के कारण सार्वजनिक स्थानों पर सबको घूमने फिरने से पाबंदी लगा दी गई थी। किसके तरफ से? राज्य की तरफ से लगा दी गई थी। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, अगर वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है तो डॉक्टर उस पर रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि अच्छा स्वास्थ्य उसका फंडामेंटल राइट है और डॉक्टर का ये कर्तव्य है कि वो इलाज करे। लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर अगर कोई व्यक्ति चुनाव के दरमियान, अगर किसी व्यक्ति के जैसे वो जेल से बाहर आता है और उसके घूमने फिरने से समाज में भय का माहौल व्याप्त होता है, तो उसे भी क्या किया जाता है कि उसे भी घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी जाती है। उसे भी घूमने फिरने पर पाबंदी लगा दी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15(3) के तहत राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करेगा। क्या करेगा? विशेष प्रयास करेगा। विशेष प्रयास करेगा। किस चीज के लिए प्रयास करेगा? तो इनके कल्याण के लिए, कल्याण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए, इनके विकास के लिए क्या करेगा? राज्य इनके लिए विशेष प्रयास करेगा। किनके लिए? बच्चों के लिए एवं महिलाओं के लिए। अब चूंकि बच्चे ही भविष्य हैं, भारत के भविष्य हैं, अगर इनकी परवरिश अच्छी होती है तो ये क्या होता है, एक मानव पूंजी के रूप में परिणत होकर देश एवं अपने समाज में अपना योगदान करते हैं। तो राज्य ने इसके लिए क्या किया? बच्चों के लिए बाल संरक्षण अधिकार आयोग, बाल संरक्षण अधिकार आयोग का गठन किया। बाल नीति लाई गई। इनको शिक्षित करने के लिए नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया गया। नई शिक्षा नीति के तहत प्रावधान किया गया। किनके लिए? बच्चों के लिए। दूसरी तरफ देखते हैं कि महिलाओं के कल्याण, सुरक्षा एवं विकास के लिए क्या किया गया, और बच्चों के लिए कई योजनाएं भी चला रही हैं। कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। चलाई जा रही है। अब महिलाओं के लिए क्या किया गया? महिला आयोग की स्थापना।
घरेलू हिंसा पर रोक, हिंसा पर रोक, कार्यस्थल पर सुरक्षा, कार्यस्थल पर सुरक्षा, विकास के लिए, इनके समृद्धि के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है। योजना जैसे उज्ज्वला, उज्ज्वला। राज्य बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रयास करेगा। तो हमने क्या देखा, इनके संरक्षण के लिए, इनके कल्याण के लिए, इनके विकास के लिए राज्य ने प्रयास भी किया, और दोनों के लिए इनके कल्याण, संरक्षण, विकास के लिए आयोग की स्थापना, इनके लिए नीतियां और इनके कल्याण के लिए योजनाओं का निर्माण किया। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 15(4) के तहत देखते हैं, समाज के दुर्बल लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। समाज के दुर्बल लोगों के लिए शिक्षण संस्थाओं में क्या किया गया, आरक्षण का प्रावधान किया गया, कि जिससे दुर्बल वर्ग के लोग भी शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ें, समाज और राष्ट्र में अपना योगदान दें और अपने को सशक्त करें। आर्टिकल 15(5) के तहत देखते हैं कि निजी शिक्षण संस्थाओं में दुर्बल वर्ग के लिए आरक्षण। ऐसा क्यों, निजी शिक्षण संस्थान क्यों आया? तो देखते हैं कि हमारे देश की आबादी बढ़ती गई और आबादी के अनुपात में हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हम शिक्षण संस्थाओं की उस मात्रा में हम बढ़ा सकें। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को इस क्षेत्र में अनुमति दिया कि इस क्षेत्र में आए। अब फिर प्राइवेट सेक्टर में आने के पश्चात, चूंकि अगर यही जो बच्चे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करेंगे, बाद में जाकर एक मानव पूंजी में परिणत होंगे, तो हम जिस मात्रा में भारत की आबादी बढ़ी, उस मात्रा में हमारे यहाँ इतने रिसोर्सेस नहीं थे कि हम उस मात्रा में शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सके। तो इस चीज़ के कारण हमने निजी शिक्षण संस्थाओं में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था किया, जिससे वो भी पढ़े, जिससे हमारे पास क्या हो गए, दक्ष मानव श्रम, जो बाद में देश के विकास में अपना योगदान करेंगे। पढ़े लिखे लोग समाज के विकास में अपना योगदान करते हैं, आपसी संघर्ष कम होता है, और जो बृहद जनसंख्या अभिशाप बनती है, एक दाब का काम करती, वही हमारे लिए क्या होता है, वरदान बन जाता है। आर्टिकल 15(6) के तहत EWS, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितना आरक्षण का 10%, इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन के लिए कितना किया गया, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। ये किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, 103वें संविधान संशोधन के तहत, 3वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है। आज के लिए बस इतनी ही क्लास, शेष जो बची हुई क्लास है वो कल से वो कंटिन्यू रहेगी। बस आज के लिए बस इतनी क्लास। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।